आज का दंगल इस चुनाव में अब तक के सबसे बड़े चैलेंज को लेकर है। 3 चरण के चुनाव गुजर जाने के बाद पहली बार राहुल गांधी ने अपनी जीत का दावा इतने जोश में किया है कि लिख कर देने को तैयार है। दरअसल इस चुनाव में पहली बार उत्तर प्रदेश के कन्नौज में महागठबंधन की साझा रैली हुई और अखिलेश यादव का प्रचार करते हुए राहुल गांधी इतने जोश में दिखे कि उन्होंने प्रचार मंच से कई बार कहा कि लिख कर ले लो, बीजेपी हार रही है। उधर पीएम मोदी भी महाराष्ट्र में कह रहे हैं कि लिख कर रख लीजिए, जब तक मोदी जिंदा है पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों का आरक्षण मुसलमानों को नहीं मिलेगा। चुनावी लड़ाई में इस लिखित दावों के पीछे क्या आधार है, ये तो राजनेता ही बताएंगे। लेकिन तथ्य यह है कि 3 चरणों में अब तक जिन 282 सीटों पर मतदान हुए हैं, उनमें 2019 में अकेले बीजेपी 163 सीटों पर जीती थी और कांग्रेस को 213 सीटों पर लड़कर सिर्फ 37 सीटें ही मिली थी। और इस बार जिन 282 सीटों पर अब तक वोट पड़ चुके हैं, उनमें कांग्रेस 193 सीटों पर चुनावी मैदान में थी। मतलब करीब 90 सीटों पर तो कांग्रेस पहले ही मैदान से बाहर है। फिर भी राहुल गांधी लिख कर देने को तैयार हैं कि बीजेपी चुनाव हार रही है। तो हो सकता है इसके पीछे सहयोगी दलों का आसरा हो। लेकिन सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी को कन्नौज में ही ऐसा जोश क्यों आया कि वो महागठबंधन की जीत की भविष्यवाणी लिख कर देने को तैयार हो गए। जिस यूपी में राहुल गांधी बड़ी मुश्किल से रायबरेली से नामांकन करने पहुंचे, वहां उन्हें अपनी जीत का भरोसा है या फिर समाजवादी पार्टी की जीत का? और क्या यूपी में पिछली बार मिले समाजवादी पार्टी के 18% और कांग्रेस पार्टी के 6% वोट मिलकर करीब 50% वोट पाने वाली बीजेपी को हरा देंगी? चुनावी दंगल में लिखत पढ़त वाले इन्हीं दावों पर आज हम बड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले दोनों ही तरफ से किस तरह के दावे किए जा रहे हैं, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। आजा नमस्कार। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर। खेती किसानी में से कैसे कराएंगे? मोदी बनाम इंडिया की चुनावी जंग में 3 चरण के मतदान गुजर गए, तब जाकर विपक्षी गठबंधन ऐसे जोश में दिखा है कि अब चुनावी जीत के दावे लिखत पढ़त के साथ करने को तैयार है। आप गारंटी लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। बात खत्म हो गई है। मीडिया वाले नहीं बताएंगे, मगर याद रखो, कोरोना के बारे में मैंने कहा था, याद रखो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला है। इस चुनाव में झूठ की फैक्ट्री खोल के बैठ गए हैं, झूठ फैलाकर वोट लेना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन के दलों के अंदर चुनावी जीत के दावे का जैसा हौसला उत्तर प्रदेश में दिखा, वैसा अभी तक कहीं नहीं दिखा था। और शायद इसकी वजह ये थी कि राहुल गांधी ऐसे मंच से बोल रहे थे जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का चुनावी मंच था। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। आप लिख के ले लो, यहां पे बीजेपी की सबसे बड़ी, देश में सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। ये चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर कितना ही झूठ फैला ले, आपके पास मोदी का भरोसा है, आपके पास मोदी की गारंटी है। और आप लिख के रखिए, मोदी जब तक जिंदा है, मोदी जब तक जिंदा है, एससी, एसटी, ओबीसी में से आरक्षण का रत्ती भर भी हिस्सा मैं किसी भी धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा। ये कन्नौज में इंडिया गठबंधन की पहली आधिकारिक रैली थी। राहुल गांधी जब भी जोशीले भाषण देते थे, मंच पर बैठे अखिलेश यादव और संजय सिंह तालियां बजाने लगते थे। उधर महाराष्ट्र के नंदुरबार में पीएम मोदी इंडिया गठबंधन से लेकर कांग्रेस पार्टी तक को चुनावी चैलेंज पेश कर रहे थे। मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं और दायित्व के साथ कहना चाहता हूं, वंचित का जो अधिकार है, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, वंचित का जो अधिकार है, मोदी उसका चौकीदार है। मोदी की चौकीदार में जब मोदी जैसा चौकीदार हो,
इसने अपनी मां का दूध पिया है, जो आपका हक छीन सकता है। मन बना लिया है, जितना पैसा इन्होंने अदानी अंबानी को दिया उतना पैसा इंडिया गठबंधन की सरकार हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगार युवाओं को देने जा रही है। दरअसल पिछले दिनों पीएम मोदी ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी इन दिनों अदानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। पीएम ने आशंका जताई थी कि क्या कांग्रेस पार्टी को टेम्पो भरकर नोट मिल गए हैं। इसके बाद से राहुल गांधी तकरीबन हर रोज अपनी रैली में अदानी अंबानी का भी नाम ले रहे हैं। इसके अलावा इन दिनों राहुल गांधी अपनी हर चुनावी सभा में संविधान की एक प्रति दिखाकर उसकी हिफाजत के लिए चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी और पीएम मोदी कांग्रेस को मुस्लिम परस्त आरक्षण नीति बनाने से लेकर दक्षिण भारतीयों को अफ्रीका जैसा बताने तक वाले बयानों को लेकर भी दलित विरोधी साबित करने पर तुले हैं। आज तक ब्यूरो। जुबानी वार है, राहुल लिख कर देने को तैयार हैं। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब तलाशने की हम करेंगे कोशिश। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से प्रवक्ता संजीव झा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता आरएलडी के हैं। राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष जी हमारे साथ मौजूद हैं और वरुण पुरोहित जी भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए प्रेम शुक्ला जी, अब तो राहुल गांधी लिख कर देने को तैयार हैं कि बीजेपी हार रही है और सबसे बुरी पराजय का सामना उसको उत्तर प्रदेश में ही करना पड़ेगा। आज कन्नौज की रैली में लोगों के उत्साह को देखकर राहुल गांधी ने यह बयान दिया है। क्या है इस पर प्रतिक्रिया आपकी? लिख कर देने को तैयार है, बस उसमें इतना ही है कि वो कांग्रेस सबसे दारुण पराभव का सामना करने जा रही है। उसमें गलती से राहुल गांधी अक्सर उनकी जुबान फिसलती है। अभी कल मल्लिकार्जुन खड़गे की जुबान फिसली थी, आपने देखा था किस तरह से वो कह रहे थे उनके अध्यक्ष जी, नेहरू जी ने कहा था गरीब को गरीब बनाओ, अमीर को अमीर बनाओ। उसी तरह से श्रीमान राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो बात सत्य है उनके लिए, स्वयं कांग्रेस के लिए, कि उसका पिछली बार जो है, और आप देखिए कांग्रेस जब 428 सीटों पर लड़ी थी तब कांग्रेस को 54 सीटें मिली थी। कांग्रेस जब 440 सीटों पर लड़ी थी तब कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। अब की कांग्रेस जो 328 सीटों पर लड़ रही है, और आप कल्पना कीजिए चित्रा जी कि अगर उनका गठबंधन पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ हो गया होता, इंडी अलायंस का जिसको पार्टनर कहते हैं बंगाल में उनका अगर तृणमूल कांग्रेस पार्टी के साथ हो गया होता, उनका गठबंधन जो है सीपीएम के साथ केरल में हो गया होता, तो कांग्रेस पार्टी तो 272 सीटें भी लड़ने लायक नहीं बची है। तो लिखकर वो ये दे रहे हैं कि इस बार इतना दारुण पराभव कांग्रेस का होगा कि इस दारुण पराभव का इतिहास कांग्रेस को हमेशा के लिए इतिहास में जमा होने की स्थिति का बना देगा। ठीक है, ये राहुल गांधी जी कहना चाह रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, आपके पास राहुल गांधी जी की स्थिति ये है कि जिस रायबरेली से वो चुनाव लड़ रहे हैं उस रायबरेली में भी उनके पास एक विधायक नसीब नहीं हो पाया। अनुराग भदौरिया जी, ये बात तो सच है ना, राहुल गांधी जब रायबरेली पहुंचे तो ऐसा लग रहा था कि अनमने तरीके से वो चुनावी मैदान में आखिरी दिन आखिरी वक्त पर उतार दिए गए हैं। ऐसे में ये कहना कि बीजेपी एकदम बुरी पराजय का सामना करने जा रही है और अब की बार हार जीत का दावा अलग है, लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर खासतौर से क्या है वजह इस कॉन्फिडेंस के पीछे? अनुराग भदौरिया, देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की तो दरअसल में सत्ता फिसल रही है और भारतीय जनता पार्टी हार नहीं रही होती तो वो क्यों मुद्दे उठाती मंगलसूत्र का, क्यों यहाँ पे ले आती पाकिस्तान का मुद्दा, क्यों उनको मछली और मीट याद आने लगा, जनता के मुद्दे तो नहीं याद आए। और कैसे देखो दिन पे दिन जैसे जैसे चुनाव होता चला जा रहा है तरह तरह की चीजें देखने को मिलती है। कोई कह रहा है 15 मिनट दे दो, कोई कह रहा है 15 सेकंड दे दो। ये भाई हिंदुस्तान है, ये कोई बिग बॉस का घर है क्या कि यहाँ डायलॉगबाजी चलेगी? देश संविधान और न्यायपालिका और कानून से चलता है, ये मजबूत हिंदुस्तान है। ये एकमात्र सांसद बनने के लिए, एक लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए कोई 15 मिनट कहता है, कोई 15 सेकंड कहता है, और देश ऐसे चुपचाप बैठा देखता रहेगा क्या? मैं तो देश के चुनाव आयोग से आग्रह करूंगा, देश के सर्वोच्च न्यायालय से करूंगा, इस तरह की जो बातें करती है उनका चुनाव, उनका पर्चा निरस्त हो, ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए। देश की भावनाओं से खेलोगे क्या आप? मात्र एक लोकसभा का एमपी बनने के लिए आप देश की भावनाओं से खेल जाते हो। दोनों तरफ से डायलॉगबाजी, सरकार भी चुप रहती है, देश के जो नेता हैं, बड़े नेता जो सत्ता चला रहे वो भी चुप है, और इसमें टीवी में पूरी तरह से चल भी रहा है। अरे भैया, आपको अगर 15 सेकंड 15 मिनट की बात करनी है तो बोलो ना कि 15 सेकंड का टाइम दे दो, देश के अंदर में हम लाचारी और गरीबी हटा देंगे। दूसरी तरफ से आवाज आनी चाहिए 15 मिनट का टाइम दे दो,
अरे भैया, हैदराबाद में कुछ बोला गया, यूपी पर सवाल पूछा गया है। आप क्यों नवनीत राणा और उनके आज तो यूपी पर इलेक्शन है, यहाँ पर डिबेट है, यूपी वाले पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं ना। यही मुद्दों को गरमाया जा रहा है, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ। हाँ। आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे। मुद्दा क्या होना चाहिए? मुद्दा होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी या किसी नेता को कहना चाहिए कि देश के अंदर में अगर मेरी सरकार बनेगी, जिस तरह से विपक्ष बात कर रहा है, कन्नौज की इतनी महत्वपूर्ण सीट है, उसको लेकर आपको बात करनी चाहिए, तो आप लेकर जा रहे हैं, मतलब वहां पे थोड़ा कन्नौज पे भी बात कर लीजिए ना अनुराग जी। टोक रहे बीच में, देश के मुद्दों पे बात कर रहा हूँ। अरे भाषण देने के लिए नहीं बुलाया है ना, सवाल पूछने के लिए बुलाया, टोकूंगी अनुराग जी प्लीज। और मुझे लगता है कि व्यक्तिगत टिप्पणी अगर आप दोबारा करेंगे किस तरह की बात तो फिर मैं ऑडियो डाउन कर दूंगी अनुराग जी, फिर आप नाराज हो जाएंगे। बात सुनिए मेरी, बीच में टोकिए मत। अरे संजीव झा भी इंतजार कर रहे हैं, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं, आपको भाषण देने के लिए नहीं बुलाया है ना अनुराग जी। अगर बीजेपी को नहीं बचा रही होती तो इतने देर में मैंने बात खत्म कर दी होती। अनुराग जी, मुझे लगता है ना इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी से आपको बचना चाहिए। संजीव झा जी, सीधे आपके पास आते हुए, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल बाहर आ रहे हैं, राहत की बात है आप लोगों के लिए। हो गया आपका। व्यक्तिगत टिप्पणी अनुराग जी नहीं, मुद्दों पे बात करेंगे, बोलने दूंगी, मेरे ऊपर टिप्पणी करेंगे, मैं यहाँ पर नहीं बैठी हुई आपको इस तरह की टिप्पणी बर्दाश्त करने के लिए। संजीव झा जी को बोलने दीजिए प्लीज। देखिए देखिए चित्रा जी, मुझे लगता है कि देखिए चित्रा जी, मुझे लगता है कि आज का जो ये फैसला आया, ये फैसले के इंतजार ना केवल हम लोग बल्कि देश की हर वो जनता कर रही थी जो ये जानती इस देश में तानाशाही फैल रहा है, तानाशाही आ रहा है। मुझे लगता है कि आज का ये फैसला आज ना केवल हमारे कार्यकर्ता बल्कि पूरे देश वो तमाम लोग जो इस देश से तानाशाही का अंत करना चाहते हैं, उसमें एक दुगुनी ऊर्जा लेकर आया। और आज के दिन में माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद भी करता हूं कि जब जब न्याय की उम्मीद अपेक्स कोर्ट से होती है वहां से न्याय मिलती है। तो आज संविधान का एक कम से कम अंग जो ईमानदारी से काम कर रहा है वो सुप्रीम कोर्ट है, वो न्यायपालिका है। तो मैं न्यायपालिका को धन्यवाद करता हूं। देखिए ना, लेकिन इस ऑर्डर में दो बड़ी बात आज माननीय जस्टिस ने का जो लगातार हम कह रहे थे, और मुझे लगता है एक तरह से ये बात तय हो गया कि अरेस्ट पॉलिटिकल अरेस्ट है। हम यही तो कह रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने भी पूछा कि ये अगर मान लीजिए कोई किसी तरह से इनकी अगर सहभागिता है तो 1.5 साल क्यों लगा लिया अरेस्ट में, चुनाव से पहले क्यों आपने अरेस्ट कर लिया। दूसरी बात उन्होंने कहा जो बहुत गंभीर बात है कि अगर मान लीजिए कि आप चुनाव के समय में अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहने देंगे तो फिर डेमोक्रेसी में चुनाव कैसे होगा। आप हर वो आवाज को बंद करके जेल में डाल रहे हैं जिस आवाज से आपको डर लगता है, जिसकी पहुंच जनता तक है, तो आप उसको जेल में बंद कर रहे हो। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। ये हम लगातार कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही इस तरह की हो गई है कि हर वो व्यक्ति जो जिसकी बात जनता सुनता है, जनता मानता है, उसको आप जेल में बंद कर रहे हो। तो भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। अब जब अरविंद केजरीवाल आएंगे तो उनकी आवाज हर घर तक पहुंचेगी। और एक बात मैं आपको दावे से कहता हूं चित्रा जी कि अब के बाद जितने चरणों में चुनाव होने हैं, नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी का चोपड़ा साफ होने वाला है और ये तानाशाही का अंत का माध्यम अरविंद केजरीवाल बनेंगे। ये भी मुझे लगता है आज का ये फैसला तय कर रहा है। तो इसीलिए लगातार जो हम बार बार कह रहे थे कि आज नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में अपोजिशन को दबाने का, अपोजिशन को आवाज बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश में न्यायपालिका है और हमेशा न्यायपालिका अपनी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करता रहा है। तो इसीलिए मैं ये मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल जब बाहर आएंगे तो उनकी आवाज हर घर तक जाएगी। ठीक है, मुझे लग रहा है प्रेम शुक्ला जी इस पर आप जवाब दे दीजिए। इस देश की तानाशाही से परेशान है। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी। जी 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 देखिए, आज तक सब न्यायपालिका के इतिहास में जो इस तरह का फैसला पहली बार आया है और ये जो कन्विक्टेड अपराधियों को जो मिलता था, इस तरह की राहत आज दिन तक के इतिहास में सजा याफ्ता अपराधियों को मिलती थी कि आप अपने घर में विवाह के लिए चले जाएं, अपने घर में दाह संस्कार के लिए चले जाएं, अपने घर में, और इसलिए चुनाव प्रचार के लिए के नाम पर दिया गया है ये कन्विक्टेड। अब तो इतना क्लियर हो गया कि श्रीमान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सजा सुनाने भर का मामला सुप्रीम कोर्ट के निगाह में है। देखिए भाई, खीरा चोरी और हीरा चोरी, हमारे यहाँ कहावत है कि खीरा चोरी और हीरा चोरी चोरी ही होती है। खीरा चोर जो है बेचारे वो 4 लाख ट्रायल में है। हीरा चोर जो शीश महल में रह रहा है, वो शीश महल में रहने वाला हीरा चोर इस बात पर खुश है कि मेरी अंतरिम जमानत हो गई। गजब है भाई, जो लोग कल तक जो है ईमानदारी भ्रष्टाचार के विरोध में नारा देते हुए आए थे, आज वो हीरा चोरी में कोई किसी प्रकार की कोई सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत देने वाला एक ऑब्जर्वेशन नहीं दिया है। कहा जाके चुनाव में प्रचार करके चले आना, मुख्यमंत्री कार्यालय मत जाना,
कोई फाइल मत छूना, क्योंकि आप जो है भ्रष्टाचारी हैं। आपने दिल्ली को शराब के घोटाले करके शराब में आकंठ डुबाने का दुष्कर्म किया हुआ है। एक हीरा चोर जो है, हीरा चोरों के मन में भी प्रश्न होता है कि अब हीरा चोरी ही करना चाहिए क्या? संविधानवादी भी पूछ रहे हैं कि मान लीजिए एक जो है अमृतपाल सिंह जो है वो असम की जेल में बंद है, वो खालिस्तानी अलगाववादी आतंकवादी है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। संविधानवादियों का प्रश्न, मेरा प्रश्न नहीं। मैं सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करता हूं, नमन करता हूं और उसका आदर करता हूं, ठीक है। लेकिन संविधानवादियों का प्रश्न है कि आतंकवादियों को भी, छोटे मोटे गिरहकटों को भी इस आधार पर क्या जो है रियायत दी जा सकती है? संजीव झा जी, तो आप नहीं दो लाइन दी जा में जवाब सकती, दे दीजिए, लेकिन उसके बाद मैं चूंकि फिर से बाकी convicted मेहमानों के उनके पास जाऊंगी। खिलाफ ठीक जो है है। अरविंद केजरीवाल को ठीक है। सजा याफ्ताओं का दर्जा पाया गया है, इसलिए बेचारे बाहर आए हैं, ये है। जोश मना और बड़ी जश्न मना रहे हैं उस पर भी। बड़ी चिंता ये है चित्रा जी, जो हमें अभी मैं प्रेम शुक्ला जी को सुन रहा था, चिंता क्या है, मैं बार बार कह रहा हूं ना ये संविधान को मानने वाले लोग हैं। अगर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो कैसी टीका टिप्पणी कर रहे हैं आप देखिए। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे ही भरोसा नहीं करने वाले लोग हैं। ये कहते हैं एक ही फैसला नहीं है, अभी जजमेंट इन्होंने नहीं पढ़ा। ऐसे 11 जजमेंट का हवाला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। एक बात, दूसरी बात की तुलना क्या कह रहे हैं, अमृतपाल भी मांग लेगा। देश की जनता देख रहा है। अरविंद केजरीवाल सिटिंग चीफ मिनिस्टर है। आप जो तुलना कर रहे हैं ना, देश की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी आपको। देश की जनता इस अहंकार का जवाब देगी आपको। सिटिंग चीफ मिनिस्टर जिसको दिल्ली की जनता ने चुना, देश की जनता ने चुना है, तो आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट गलत फैसला दिया है ना। मैं वही तो कह रहा हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट उंगली खड़ा कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि ये देश के लिए सबसे बड़े खतरनाक लोग ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, संस्था को नहीं मानते, जनतंत्र को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते। तब मैं चित्रा जी कहता हूं कि इनसे सावधान होने की जरूरत देश को है। सबसे खतरनाक लोग देश के हैं ये। अगर ये अगली बार आए, ना तो संविधान रहने देंगे, ना सुप्रीम कोर्ट रहने देंगे, जनतंत्र रहने देंगे। कह रहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसे आ सकता है? अब अगर चोट सही जगह लगी है, अब जब चोट सही जगह लगी, चिंता मत करो प्रेम शुक्ला जी। चित्रा जी, देश की जनता चुपड़ा साफ करने वाली है आपको। ठीक है, बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद बाकी 3 नाम जुड़े हुए उनकी टिप्पणी नहीं हो पाई है। ठीक है, तो मैम की पॉलिटिक्स से आगे बढ़ते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। बड़ी खबर यह है, दिल्ली के शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया है। बड़ी खबर यह है, राउज एवेन्यू कोर्ट में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया है। ईडी ने 224 पेज का पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। आरोप पत्र में पहली बार आम आदमी पार्टी का नाम शामिल है, चार्जशीट में केजरीवाल का नाम शामिल है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ अपराध की आय में हिस्सेदार होने का आरोप लगा है अरविंद केजरीवाल के ऊपर। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी हमें मिल रही है। जैसे हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, इसके मतलब मायने क्या हैं, उनसे और ज्यादा जानकारी हम लेंगे। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में यह बड़ी खबर है, राउज एवेन्यू कोर्ट में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया है। ईडी ने 224 पेज का पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है। सियासत पूरे मामले को लेकर जारी है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक तरफ अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए राहत मिली है, 2 जून को हालांकि फिर उनको वापस जेल जाना होगा, लेकिन इन सबके बीच सियासत इस पूरे मामले में जारी है। आशुतोष जी, अब सीधे आपके पास आते हुए एक टिप्पणी इस पर चाहूंगी। आरोप पत्र में मुनीश पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मुनीश, सीधे आपके पास आते हुए ये जो खबर है, इसके मतलब मायने कैसे समझे जाएं? मुनीश। मुनीश पांडे हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट में पूरक आरोप पत्र दाखिल हुआ है, 224 पेज का यह पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। एक तरफ शर्तों के साथ जमानत मिल गई है अरविंद केजरीवाल को, कुछ ही देर में वो बाहर आने वाले हैं। आपको बताते चले, जेल की जो भी प्रक्रिया रिहाई की होती है, फिलहाल उसका इस समय पालन किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया है। ईडी की ओर से 224 पेज का ये पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया है। मुनीश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनीश, क्या समझा जाए? जी बिल्कुल चित्रा, जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक 224 पेजों की एक चार्जशीट ईडी ने दाखिल की और इस चार्जशीट में के कविता, चंद्रप्रीत सिंह और उसके अलावा दामोदर शर्मा, प्रिंस कुमार और अरविंद सिंह, इनके नाम बाकायदा आरोपियों के तौर पर ईडी ने चार्जशीट में लिखा हुआ है। ये इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इनके तार कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल से भी जुड़े हुए हैं। कि कविता के बारे में लिखा गया है कि उन्होंने
कई मीटिंग्स की थी जिसमें 100 करोड़ रुपए की रिश्वत की बात थी। अरविंद केजरीवाल से भी नाम जोड़ा गया है। उसके अलावा चरणप्रीत सिंह वो शख्स हैं जो कि आम आदमी पार्टी के लिए जो गोवा इलेक्शंस थे उसमें उन्होंने एडवर्टाइजर और उसके अलावा जो पैसों की लेन देन थी कैश में, उसको लेकर उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। ईडी सूत्रों का यह भी कहना है कि जल्द ही इस मामले में एक और चार्जशीट दाखिल की जाएगी जिसमें बतौर आरोपी अरविंद केजरीवाल का नाम होगा और उसके अलावा आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बताएगी जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो। ये इसके लिए महत्वपूर्ण जाएगा चित्रा, क्योंकि समझने वाली बात है कि अगर आम आदमी पार्टी का नाम आरोपी के तौर पर चार्जशीट में जाता है तो बहुत मुमकिन है कि आगे आने वाले समय में ईडी उनके बैंक अकाउंट्स, उनकी जो डोनेशंस है, उनकी फंडिंग, इन सब को ना सिर्फ फ्रीज कर देगी बल्कि उनकी जो प्रॉपर्टीज है उसको भी अटैच या सीज कर सकती है। तो मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही हैं। एक तरफ जरूर राहत की खबर है कि उनको इंटरिम जमानत मिली है, लेकिन ये कुछ वक्त है। जो आरोप पत्र है उस पर जो सुनवाई है और उस पर जो ट्रायल है वो काफी लंबे समय तक चलेगा, यानी कि मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। बहुत धन्यवाद मुनीश इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो मुनीश पांडे विस्तार से आपको जानकारी दे रहे थे। फिलहाल बड़ी खबर ये दे दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से छूटने के बाद सीधे घर जाएंगे, ये भी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आशुतोष जी आपके पास आते हुए, उसके बाद अनुपम मिश्रा जी और वरुण जी आपके पास मैं आऊंगी। ये जो राहत है वो चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए काम करेगी क्या? ये सवाल इसलिए है क्योंकि राजधानी दिल्ली की पूरी 7 सीटों का अगर विश्लेषण करें 14 और 2019 का, हमने देखा है 5 सीटों पर 2019 में 50% से ज्यादा वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को अकेले मिले थे। ऐसे में ये जो दावा किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से, इंडिया गठबंधन की ओर से, कितना दम दिखाई देता है उसमें? चित्रा जी, जब आपकी डिबेट शुरू हुई थी तो 15 मिनट तक मैं सोच के चुपचाप बैठा हुआ था कि आज भारतीय जनता पार्टी का स्नेह मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन 14वें मिनट पर प्रेम शुक्ला जी ने अपना स्नेह मेरे पर बरपा दिया बिना किसी कारण के। अब ये स्नेह है, उनका प्रेम है, मेरे दोस्त हैं, तो मैं उनका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझ पर इतना स्नेह बरपाया। देखिए 3 चीजें। पहली बात, जो भी आपने, मैं तो सिर्फ आपसे ज्ञानार्जन करने की दृष्टि से प्रश्न कर रहा हूं। महोदय, एक करके अपनी बात, मैं आपके स्नेह का प्रार्थी हूं। ठीक है आशुतोष जी, आगे बढ़ जाते हैं, फिर स्नेह और इसी प्यार मोहब्बत में हमारा समय खत्म हो जाएगा। प्लीज आशुतोष जी, मुद्दे पर। ये जो चार्जशीट दाखिल की गई है, ये दरअसल ये दर्शाता है कि सरकार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कितने गहरे चोट करके गया हुआ। टाइमिंग आप देखिए, जिस घड़ी पे सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को इंटरिम राहत दी है, उसी दिन ईडी ने उनके खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट राउज एवेन्यू में दाखिल की है। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि सरकार इस फैसले को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसको जज्ब नहीं कर पा रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आएगा। पहली बात। दूसरी बात, ये सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि इस केस की मेरिट के ऊपर मैं कोई फैसला नहीं करता हूं, ना ही मैं उनको किसी तरीके से कोई परमानेंट जमानत दे रहा हूं, मैं सिर्फ इंटरिम जमानत दे रहा हूं। और इसके पीछे का जो संदेश यह है कि इस देश के अंदर जो एक नई परंपरा चल निकली है कि विपक्ष के नेताओं के चुनाव के पहले गिरफ्तार कर लीजिए, उनकी चुनाव प्रचार करने की शक्ति को खत्म कर दीजिए, उनके खातों को सीज कर दीजिए, उनको लोगों को जेल में डाल दीजिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इनडायरेक्टली बहुत गहरी चोट की है और यह कहा है कि यह लोकतंत्र को कमजोर करता है और इस तरीके से जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है वो खराब है। इसीलिए ईडी ने जो एफिडेविट फाइल की है, अगर आप उसको पढ़ लें, जिस तरीके से ईडी उस पर रिएक्ट कर रहा है, मुझे तो नहीं लगता कि ईडी कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उनका एफिडेविट पूरी तरीके से पॉलिटिकल है जिस तरीके से बातचीत की। तीसरी बात, जो लोग अरविंद केजरीवाल की जमानत मिलने पर बहुत नाराज दिखाई पड़ रहे हैं, उनको यह बताने की जरूरत है कि हरियाणा के अंदर एक सज्जन है जिनका नाम है राम रहीम, जो कत्ल के आरोपी हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार के आरोपी हैं, आरोपी नहीं अपराधी हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितनी बार उनको पैरोल पे बाहर निकाल करके, ऐसा कौन सा प्रेम है कि एक बलात्कारी, एक हत्यारे के साथ भारतीय जनता पार्टी उनको पैरोल देती? तो सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी, आप अगर सुप्रीम कोर्ट मनमाफिक फैसला ना करे तो आप उछलने लगते हैं, लेकिन जब आप राम रहीम जैसे लोगों को छोड़ते हैं जो बलात्कारी है और हत्यारा है, तब आपका आत्मा कहां रहती? तब प्रेम शुक्ला जी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं, अनुपम मिश्र जी, और उसके बाद वरुण जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। प्रेम शुक्ला जी। आशुतोष जी, यही मैं कह रहा था कि सजा याफ्ता को जो राहत दी जाती है वो राहत दी गई अरविंद केजरीवाल को। अच्छा कि आपने मान लिया, बलात्कारी के समान मानते हैं आप इस भ्रष्टाचारी को। धन्यवाद आशुतोष जी, आपने जो है सजा याफ्ता एक व्यक्ति का नाम लिया, राम रहीम का, और आपने कहा बलात्कारी की तरह भ्रष्टाचारी भी सजा याफ्ता की श्रेणी में आता। धन्यवाद, आपने स्वीकारा, यही मैं कह रहा था।
ठीक है, अब जरा एक बार फिर से लौटते हैं उस मुद्दे पर। जैसे ही अरविंद केजरीवाल घर जाएंगे वो तस्वीरें आएंगी, हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सियासत आज जिस तरह से गरमाई है, एक बार फिर से उस पर वापस लौटे। अनुपम मिश्रा जी, आरएलडी चूंकि वहीं की सियासत करती है, इस वजह से मेरा सीधा से सवाल है, राहुल गांधी पूरे आत्मविश्वास के साथ लबरेज नजर आ रहे हैं। पिछली बार तो आप लोग अखिलेश यादव के साथ थे, लेकिन इस बार वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा बदलाव होगा और एनडीए का सूपड़ा साफ हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। अनुपम मिश्रा जी। राहुल जी जो कह रहे हैं उसको बहुत गंभीरता से लेने की इसकी जरूरत नहीं है कि जो आदमी भरी पब्लिक में अपने अपने कार्यक्रमों में कहता हो कि डरो मत, वो अमेठी से डर के वायनाड भाग जाते हो, दोबारा अमेठी से डर करके वो रायबरेली भाग जाते हो। इसलिए मैं उनकी बात को ना हम लोग गंभीरता से लेते हैं ना जनता ले रही है। तो इसलिए राहुल गांधी पे बहुत बात करने की आवश्यकता नहीं है। जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो रहा है और तूफान आ रहा है, बेसिकली वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का तूफान आ रहा है, एनडीए का तूफान आ रहा है, अलायंस का तूफान आ रहा है। उन्हें मालूम है कि वो कितना अंदर से खोखली लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कार्यक्रम है, ना उनके पास कोई उद्देश्य है। अनिश्चितता और अनिर्णय की स्थिति में कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस पूरा ये इनका घूम रहा है। तो ये क्या बात करेंगे कि कौन सत्ता में आ रहा है, इन्हें तो अपना नहीं पता है। जो बैठ के अपने प्रत्याशी न फाइनल कर पाते हो, जो अपने हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड प्लेन से प्रत्याशियों के टिकट भेजते हो, उनकी हम बात क्या करें। हिंदुस्तान की आवाम तो पूरा जानती है इनके काले चिट्ठे। इन लोगों ने जो विगत वर्षों में जितनी संविधान से छेड़छाड़ की, जितनी बार इन्होंने संविधान की आत्मा को मारने की कोशिश की, वो पूरे देश ने देखा है। यही कारण था कि सर्वोच्च न्यायालय को एक दिन बताना पड़ा कि संविधान का आधारभूत ढांचा क्या है, संविधान की आत्मा क्या है। तो ऐसे लोगों की हम बात करके उन पे हम अनावश्यक समय नहीं देना चाहते। देश इस समय बहुत ही अच्छे माहौल से गुजर रहा है, जनता ने अपना मन बनाया है और 400 के पार ये पूरी सरकार बहुत ही मजबूती के साथ बनेगी। ठीक है, और जो जनता के साथ हमारे किए हुए वादे वो हम उनको अनुराग जी मैं आपके पास आऊंगी। वरुण पुरोहित जी रह गए हैं, आधे घंटे में एक भी टिप्पणी उनकी नहीं हो पाई है। वरुण पुरोहित जी, अब आपके पास आते हुए, राहुल गांधी के बयान को लेकर चर्चा हो रही है, आप उसी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। मेरा ये सवाल है, जब हम धरातल पर उतरेंगे तब वहां हम पाएंगे कि 80 में से 11 सीटें बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं जहां का वोट शेयर 60% से ज्यादा है, 60। 26 सीटें ऐसी हैं जहां पर 55% से ज्यादा वोट शेयर है। 40 सीटें ऐसी हैं टोटलिटी में जिनका वोट शेयर 50% से ज्यादा है। अब अखिलेश यादव और बहन मायावती दोनों ने लड़कर अगर भारतीय जनता पार्टी को वहां पर नहीं रोका तो कांग्रेस पार्टी का 6% और अखिलेश यादव का 18% मिलकर के आपको लग रहा है कि सूपड़ा साफ कर देंगे आप लोग उत्तर प्रदेश में? वरुण पुरोहित जी, थोड़ा मतलब व्यवहारिक होकर क्या नेताओं को अपनी बात नहीं रखनी चाहिए वरुण जी, या आपको लग रहा है नहीं इस बार तो कमाल हो जाएगा? नहीं चित्रा जी, इस बार जो स्थिति है, विपक्ष, मैंने पहले भी कहा, विपक्ष जो है 4 जून को दुखी होगा कि बढ़िया कैंडिडेट और क्यों नहीं उतार पाए। जनता इनसे मोदी जी की गारंटी, जो गारंटी कपोल कल्पित गारंटी, मोदी जी के इस बात की गारंटी देंगे भाई। ये मेंटल इक्विलिब्रियम जो बीजेपी का है, ये फॉल्स फ्रस्ट्रेटेड फॉर्मूला है इनका। हर चीज में राहुल गांधी परिवार को कोस रहे। जनता इस बात से तंग हो चुकी है, अपनी बात नहीं करते हैं, इसलिए लोग परेशान है इतनी, इसलिए वोटर जो टर्नआउट है लो है। और ऐसा नहीं होता कि अभी 50% या 60% इनका वोटर हो गया, इनको वोट परसेंटेज मिल गया तो अगली बार ये मिलता ही जाएगा। अगर 10 साल से इन्होंने क्या किया है, जनता उस पर प्रश्न उठा रही है। और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ये एक जनता को एक धोखा महसूस हो रहा है कि इन्होंने कोई इवेंट पॉलिटिकल कंपनी को तो नहीं वोट दे दिया। एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद में फौरन लौटूंगी। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं। बड़ी खबर यह है, कोर्ट ने बृजभूषण सिंह पर आरोप तय किए हैं। महिला पहलवान यौन शोषण मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से ये आरोप तय किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने तय किए हैं आरोप। बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। इस बार उनकी बेटी चुनावी मैदान में है। 2 धाराओं में बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय हुए हैं। महिला पहलवान यौन शोषण मामले में ये आरोप तय किए गए हैं, यानी कि बृजभूषण की मुश्किलें यहां से काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। हालांकि बीजेपी ने टिकट उनका काट दिया है, वो खुद चुनावी मैदान में नहीं है, उनके बेटे को टिकट दिया गया है। लेकिन यहां पर जिस तरह की परिस्थिति बहनी हुई थी महिला पहलवानों के मुद्दे पर, अब उस पूरे मामले में आरोप तय कर दिए गए हैं। बृजभूषण शरण सिंह को लेकर लगातार वो पल्ला झाड़ते रहे। नलिनी शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नलिनी, कितना बड़ा झटका बृजभूषण शरण सिंह के लिए? तो प्रेम शुक्ला जी, विपक्ष को बड़ा मुद्दा बन गया है आरोप तय होने की खबर के साथ ही। बीजेपी के लिए मुसीबत बनेगा ये उत्तर प्रदेश में?
देखिए, कानून अपना काम करेगा, अभियोजन अपना काम कर रहा है। यही गनीमत है कि अभी एक जन कह रहे थे कि प्रवर्तन निदेशालय ने आज ही क्यों केजरीवाल के मामले में फाइल कर दिया चार्जशीट। ये एक बड़ी कृपा उनकी होगी कि राहुल एवेन्यू कोर्ट पे कोई ना आरोप लगाए कि राहुल एवेन्यू कोर्ट ने आज ही चार्जेस फ्रेम क्यों कर दिए, आज ही मामला क्यों मान लिया और उसमें से एक में राहत क्यों दे दी। राहुल एवेन्यू कोर्ट पर भी विपक्ष के छिद्रान्वेषी जो विश्लेषक हैं वो आरोप न लगाने, बस इतनी ही गनीमत है। कानून तो अपना काम करेगा, न्याय प्रक्रिया अपना काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि हम कानून को अपना काम निश्चित तौर पर करने देंगे। मातृशक्ति के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है वो निश्चित है। ये इस तरह का थोड़े है कि वो राशन कार्ड जैसे शब्द को भी अपशब्द बना दें आम आदमी पार्टी वाले और उनको डिपेंड किया जाए। इस तरह की हरकतें तो इनके यहाँ होती है भाई। इस तरह की हरकतें होती है कि माधवन तमाम आरोपों के बाद भी श्रीमती सोनिया गांधी के प्रिय बने रहते हैं, किशोरी लाल आरोपों के बाद भी अमेठी कैंडिडेट बन जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में शुचिता है, मातृशक्ति के प्रति आदर का भाव है, यह स्पष्ट होता है इससे। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी आपके पास आते हुए वो कह रहे हैं टिकट तो काट दिया गया ना, और कम से कम अदालतों को लेकर आप लोगों की ओर से समय समय पर लोगों को जो बताया जाता रहा कि अदालत ये संस्था वो संस्था सब बीजेपी के कब्जे में। एक के बाद एक विपक्षी दलों के लिए खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, तो अब तो नहीं बोलिएगा अनुराग भदौरिया जी। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे आरोप तय हो रहे हैं। जिस तरह का आरोप तय हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को तो मान लेना चाहिए ना कि हमने अगर टिकट दी है तो गलत दिया, इतने दिन तक नहीं अगर हमने कार्रवाई की थी तो गलत की थी। मानिए आप कि आपने जिस तरह से रेवन्ना के लिए वोट मांगा था, मानिए आप, क्यों नहीं मानते आप महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है उसमें चुप्पी साथ जाते हैं। चुनाव चल रहा है, चुनाव में जनता के सामने आपको यही मुद्दे तो रखने हैं कि महिला का आपने कितना सम्मान किया अपनी सत्ता के दौरान। आपने किसानों के, दूसरे हमारे साथी किसानों की बात कर रहे थे आनंद महोदय, अरे सर किसान धरने पे बैठा था और हम तो कहते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी को आपने भारत रत्न दिया, भारतीय जनता पार्टी ने बधाई, लेकिन उनकी आत्मा को कितनी तकलीफ होगी जब किसानों के रास्ते में कील कांटे बिछाए गए थे इसी सरकार ने, और किसान का कितना अपमान किया गया था, कितने किसानों की मौत हुई, उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो सब भूल गए आप। और समाजवादी की बात करें, समाजवादी ने तो आपको राज्यसभा दी थी प्रभु। समाजवादियों ने तो हमेशा किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के बात की है, लेकिन आपको ऐसा क्या अच्छा लग गया? हम तो चौधरी चरण सिंह का सम्मान करने वाले लोग हैं। हमने तो अपने लखनऊ एयरपोर्ट का नाम भी चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट रखा था, याद होगा, हमने उसकी सिफारिश की थी। हमने मेरठ यूनिवर्सिटी का नाम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी रखा था। आपको क्या भारतीय जनता पार्टी के सत्ता के लालच में चले गए आप, और आप हम पे आरोप लगा रहे हैं? इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को बता रहा हूं, आरएनडी को बता रहा हूं कि आप देश के मुद्दों पे बात नहीं करते। इसलिए चित्रा जी जब आप मुझे टोक रही थी, अनुराग जी आपको रोकना पड़ा है। आतिश इस वक्त अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर बोल रही हैं, सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को तानाशाही बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस तरह से चुनाव की घोषणा के बाद एक विपक्ष के प्रमुख चेहरे 6 नेशनल पार्टीज में से एक के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार कर लिया गया। आज लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने पूरे देश भर में एक उम्मीद जगाई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने पूरे देश के लोगों को उम्मीद दी है कि तानाशाही का अंत होगा और आखिरकार जीत संविधान की और लोकतंत्र की होगी। बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट है कि 1 जून को वापस जेल जाना होगा, अंतरिम जमानत है, इसे पक्की रिहाई ना समझो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भड़बड़ा रही है, फड़फड़ा रही है। क्यों? क्योंकि उनका जो षड्यंत्र था अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल के चुनाव पर असर डालने का, विपक्ष पर हमला करने का, आज उनका षड्यंत्र फेल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत नहीं दी है, आज सुप्रीम कोर्ट ने इस देश के लोकतंत्र को बचाया है, इस देश के संविधान को बचाया है, वरना भारत को पाकिस्तान बनने से कौन रोक सकता था? मैम, लास्ट सवाल आपसे, कुछ कंडीशंस लगाई हैं सुप्रीम कोर्ट ने, प्लस जो आप लोगों का इलेक्शन कैंपेन है उससे अब बल मिला है, कार्यकर्ता और तेजी और उत्साह के साथ काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे, और अरविंद केजरीवाल जी तिहाड़ से बाहर कदम रखते ही इस तानाशाही के खिलाफ अपनी लड़ाई को शुरू कर देंगे। रिहाई को लेकर प्रक्रिया जारी है। सबके बीच दिल्ली सरकार में मंत्री आतिश को आप सुन रहे थे कि बाहर कदम रखते ही वो लगातार अब कैंपेनिंग करेंगे और बीजेपी के ऊपर तमाम तरह के आरोप भी यहां पर लगाते हुए फिलहाल तिहाड़ जेल के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रिहाई की प्रक्रिया भीतर चल रही है। कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल बाहर निकलेंगे और जो खबर है उसके मुताबिक वो सीधे अपने घर पर जाएंगे। मुझे लगता है प्रेम शुक्ला जी इस पर जल्दी से एक आपकी टिप्पणी ले ले। 1 से 1.5 घंटे में केजरीवाल की रिहाई होगी और उसके बाद वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सरकार के खिलाफ आक्रामक तरीके से वो चुनावी मैदान में उतर जाएंगे।
देखिए कैसे लोग झूठ बोलते हैं, भ्रष्टाचारियों की झूठ की पराकाष्ठा है कि भ्रष्टाचारी तानाशाही कह रहे हैं। तानाशाही में कोर्ट जो है सरकार के खिलाफ फैसले नहीं देता, ऐसी कोई तानाशाही दुनिया में नहीं है। सऊदी अरेबिया में कोर्ट जो है वो सरकार के खिलाफ फैसले नहीं देता। हिटलर के यहाँ कोर्ट जो है सरकार के खिलाफ फैसले नहीं देता था। मुसोलिनी के यहाँ कोर्ट सरकार के खिलाफ फैसले नहीं देता था। तो ये साफ तौर पर ये कितने झूठे हैं, कितने जो है मिथ्या प्रलाप करने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। ये भ्रष्टाचारी जो सजा याफ्ता को जो मिलती है राहत, वो राहत मिलने के बाद, जैसे अभी आशुतोष जी ने बताया, एक बलात्कारी के साथ भ्रष्टाचारी को कंपेयर करके आज आशुतोष जी ने स्पष्ट किया कि उनको जो केजरीवाल ने जिस तरह से अपमानित किया था, उस अपमान का मौका मिलने पर बदला जरूर लेंगे वो। और आज उन्होंने दिखाया एक बलात्कारी के साथ भ्रष्टाचारी की तुलना केजरीवाल जी की कैसे की। इसके लिए मैं अभिनंदन करता हूं। आशुतोष जी आपका साहस जो है बहुत प्रशंसनीय है। यही आपने जो आरोप लगाए हैं संजीव झा जी, वो कह रहे हैं कि भैया अंतरिम बेल मिली है, इतनी राहत की बात क्या है कि आप लोग बता रहे हैं। और उनका यह भी कहना है कि देखिए तानाशाही अगर रहती तो फिर बाहर कैसे आते अरविंद केजरीवाल। चित्रा जी नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम कह रहे तानाशाही के रास्ते पे, इसलिए तो कहते हैं ये 400 पार दे दो कि 400 पार कर देगा। जो ये कह रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आने लगेगा। और दूसरी बात, जब हम कहते हैं देश में तानाशाही है, तो हम कहते हैं देखिए संविधान के 3 अंग हैं, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, ब्यूरोक्रेसी है। हम तो कभी किसी जुडिशरी सवाल नहीं उठाए। आप जब लेजिस्लेचर संसद में बैठ करके ड्रैकोनियन लॉ पीएमएलए ले आते हैं, यूएपीए ले आते हैं और आप कोर्ट का हाथ बांध देते, तो हम कहते हैं कि लेजिस्लेचर आज नहीं रहा। जब आप अपनी ईडी और सीबीआई के जरिए पॉलिटिकल अरेस्ट करने लगते हैं, उसको अपना इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बना देते हैं, तब हम कहते हैं कि अब इस देश में एग्जीक्यूटिव खत्म हो गया। तो वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। अरविंद केजरीवाल जैसे ही बाहर निकलेंगे वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। अब इस पूरे मामले को लेकर पक्ष और विपक्ष कैसे आगे बढ़ेंगे। 13 तारीख को चौथे चरण का मतदान होना है। कुल 7 चरणों में हो रहे हैं लोकसभा के चुनाव।